जैसा हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये लेसन पढ़ रहे हैं, इसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लिया, फिर हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा, फिर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा। अभी हम पढ़ेंगे थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। जैसा हम डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैं बोल रहा था कि देयर आर वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हु हैव डेवलप्ड सच प्रिंसिपल्स, और ये उन्होंने बहुत पहले डेवलप किए थे, है ना। तो वही थियरीज के बारे में अभी हमें पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारी थियरीज है, उसमें से सिलेक्टेड 2 या 3 थियरीज आपको पढ़ने के लिए दी हुई है। यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट थियरीज आर द सेट ऑफ जनरल रूल दैट गाइड द मैनेजर टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। थियरीज आर एन एक्सप्लेनेशन टू असिस्ट एम्प्लॉय to effectively relate to the business goals and implement effective means to achieve the same। यानी आपके बिजनेस के जो गोल्स है, आपके जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए ये प्रिंसिपल आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, बस वही थियरीज उन्होंने डेवलप की है वहां पे। वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड थियरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होते हैं, हर किसी का अपना अपना एक अप्रोच था। जैसा फेडरिक विंस्लो टेलर की अगर आप बात करें तो इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, तो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी डेवलप की। वही अगर आप हेनरी फेल की बात करेंगे तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी डेवलप की इन द सेंस इन्होंने काम किया बिजनेस में, कंपनी में, और उन्होंने जो भी वर्क परफॉर्म किया उनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, सिचुएशंस आई, उन्होंने उसको टैकल किया और उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट्स बना लिए उनके प्रॉब्लम्स के, कि ऐसे ऐसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बस उसी को बाद में मैनेजमेंट प्रिंसिपल करके वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट किया गया वर्ल्ड। These theories are applicable in all type of organization. With appropriate modification, every manager can use these theories by adding some innovative technique and strategy. It means these old theories are the basis of modern management theory। मतलब ये जो पुरानी theories आपको दिख रही है ना, ये बेसिस है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का, जो आज आपने डे टू डे लाइफ में आप देखते हो। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कफोर्स एंड सोसाइटी are facing some common problems such as centralization of authority, stress, low motivation, environmental issues, behavioral problem, health problem, work life balance, then accountability etc। ये आज के बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे। जैसा एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, हर कोई अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करना चाहता है, यानी अपने पास ही पूरा पावर रखना चाहता है। स्ट्रेस, आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मोटिवेशन बहुत कम है, काम के लिए मोटिवेट नहीं हो पाते लोग। देन एनवायरमेंटल इश्यूज, आपको पता है कि बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज आजकल चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे इश्यूज है ना, पोल्यूशन। देन बिहेवियरल प्रॉब्लम यानी बिहेवियर चेंज होते जा रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, वर्क कल्चर ऐसा बन चुका है कि हेल्थ इश्यूज सबको आ रहे हैं, वर्क और लाइफ में बैलेंस नहीं रहा। वर्क लाइफ बैलेंस यानी समझ में आ रहा है ना, अपनी जो पर्सनल लाइफ है और वर्क है, इसके बीच में प्रॉपर बैलेंस नहीं रहा। अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबल नहीं होना चाहता यानी आप समझ सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता। तो कहीं ना कहीं ये सब इश्यूज है मैनेजमेंट के सामने, और ये जो इश्यूज है, प्रॉपर मैनेजमेंट थियरीज अगर आप पढ़ेंगे और उसको अप्लाई करेंगे बिजनेस में, तो ये इश्यूज थोड़े से मतलब सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो चलो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट थियरीज है। अब पहले हम पढ़ने वाले हेनरी फेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेल, इनको जैसा मैंने कहा कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी, लेकिन इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। और वही FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, देखिए आप। हेनरी फेल, उनका जन्म हुआ 1841 और 1925 में उनकी डेथ हो गई थी। ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है ना। उन्होंने बाद में एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने और एक सक्सेसफुल मैनेजर भी बने। उन्होंने अपना जो करियर है, स्टार्ट किया था करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर, एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी थी उसमें स्टार्ट किया था, और उनको वहां पे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट मिली थी। जब वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो मैनेज करते थे पूरे बिजनेस को। उन्होंने अपना बिजनेस प्रॉपर वे में मैनेज किया, और पूरा बिजनेस मैनेज करने के बाद
उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो उन्होंने अपने बिजनेस में अप्लाई किए, उन्होंने उनके हिसाब से 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। और वो बहुत फेमस प्रिंसिपल है जो उन्होंने अपने बुक में लिखी हुई है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक बुक उन्होंने लिखी। उसमें ये 14 प्रिंसिपल उन्होंने मेंशन किए, और ये जो 14 प्रिंसिपल है ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किए गए, और इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो थॉट डेवलप किए वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए गए और अप्लाई भी किए जाते हैं। और हेनरी फेल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप ये कोई भी एक जो पर्सन है जो मैनेजमेंट पढ़ता है, अगर आप उसको कहेंगे तो हेनरी फेल ये वर्ड हर कोई जानता है, क्योंकि उन्होंने जो प्रिंसिपल अप्लाई किए थे वो छोटे से बिजनेस से लेके तो बड़े से बड़े बिजनेस तक अप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखिए अभी हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनके देखेंगे। यहाँ पे देखो लिस्ट दी है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले दिया है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेल का कहना यह था कि वर्क जो है इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट एम्प्लॉयज। मतलब इससे क्या होता है कि हर एक की ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है। हर एक पर्सन के कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको वर्क असाइन कर देना चाहिए। इससे वो काम करने में उसको आसानी होगी और वो इंटरेस्ट से काम करेगा। ये हेनरी फेल का कहना था। उनका पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड such as technical, financial, commercial, security, operation, accounting and managerial। मतलब ऐसे अलग अलग जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क होते हैं उसमें आप डिवाइड कर दीजिए, और हर एक एम्प्लॉय को उसके क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क असाइन कीजिए। इट इज असाइन टू एम्प्लॉय एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटी। इससे क्या होगा, उससे उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके नॉलेज टैलेंट के हिसाब से आपने उसको काम दिया हुआ है। तो वो क्या करेगा, अपना एक्सपीरियंस, अपना जो एक्सपर्टीज है जो उसने कंटिन्यू वो काम करके अपने अंदर लाया हुआ है ना, इससे उसकी इफिशियंसी इंप्रूव होगी, वो काम अच्छा करेगा, और इससे अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। इससे बिजनेस को फायदा मिलेगा, उसको तो अच्छा लगेगा ही लेकिन बिजनेस को भी इससे फायदा मिलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आया आपको? ये एकदम सिंपल प्रिंसिपल है। ये हमें क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, एवरी पर्सन शुड गेट वर्क, और वर्क को आपको डिवाइड कर देना है हर एक एम्प्लॉय में। देन सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यह बताता है कि हर एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी गई है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए उसी लेवल की ऑथोरिटी भी उसको मिलनी चाहिए। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है इट इज पैरिटी ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, PARITY। पैरिटी मतलब आप बोल सकते हैं ना पैरेलल, हम कहते हैं पैरेलल, समांतर, यानी जितनी ऑथोरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ऑथोरिटी मिलनी चाहिए। एक्सेसिव ऑथोरिटी अगर आप देते हो तो उसका मिसयूज हो सकता है, या एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे विदाउट ऑथोरिटी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऑथोरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट। ये बात तो सही है। ऑथोरिटी यानी एग्जैक्टली क्या, जो हमारे सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट से प्रॉपरली काम करवा लेना, इसी को हम ऑथोरिटी कहते हैं ना। ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियस है, ऑथोरिटी अगर आपको मिली है ना, तो वो हमेशा उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। आप जितने बड़े लेवल पे जाएंगे उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते जाती है। इफ द मैनेजर इज गिवन द ऑथोरिटी टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इफ ही डज नॉट complete the work in given time, manager should have proper authority to take managerial decision on his own in respect of the goal। obvious है, अगर किसी पर्सन को ऑथोरिटी दी गई है कि आप ये मतलब पर्टिकुलर वर्क आपको कंप्लीट करना है, बेसिकली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उतनी ऑथोरिटी उसको दी गई है कि वो मैनेजरियल डिसीजन ले सके वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए, है ना। देन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। और फेल के हिसाब से डिसिप्लिन ये बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए एकदम सिंपल है, टाइम पे आइए अपने वर्क प्लेस पे, आप अपना टाइम पे अपना काम कंप्लीट कीजिए, है ना।
तो ये डिसिप्लिन है। हर एक को वर्क असाइन किया गया है तो हर एक को पता है कि उसको क्या काम करना है। तो कहीं ना कहीं अगर ये डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तो हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर पाएगा। अगर ये डिसिप्लिन बिजनेस में नहीं है तो प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत जरूरी है ना। जैसा देखिए आपका स्कूल है, कॉलेज है, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन था। आपका स्कूल का कॉलेज का एक टाइम था, प्रॉपर लेक्चर थे। ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी आ रहा कुछ भी पढ़ा के जा रहा, ऐसा थोड़ी होता है। हर एक का टाइम टेबल डिसाइडेड था, है ना। आपके मम्मी पापा कहीं पे जॉब करते हैं तो उनका वर्किंग टाइम डिसाइडेड है कि इतने बजे जाना है, ये काम करना है। तो ये डिसिप्लिन है, ये होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू फेल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो हर किसी ने उसका फॉलो करना बहुत जरूरी है। Discipline helps to achieve the goals in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. There must be a clear understanding between the management and worker. Regarding the organization's rules, basic discipline should be observed at all level of management. ये आपको भी पता है कि प्रॉपर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो इससे क्या होगा कि सभी को क्लैरिटी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन रूल के बारे में। और जब ऑर्गेनाइजेशन रूल की क्लैरिटी सब में है तो प्रॉपर वे में वर्क होगा, केओस क्रिएट नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। ये हमें ये बताता है कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा। देखो यहां पे आपको दिख रहा है डायग्राम, है ना। ये जो रेड कलर है वो सुपीरियर है और ग्रीन कलर में जो है वो सबऑर्डिनेट है। अब देखिए ये जो बोला है राइट अप्रोच, ये राइट अप्रोच यानी एग्जैक्टली क्या है, यहां पे 3 डिफरेंट एम्प्लॉय है, बराबर है। लेकिन ये तीनों एम्प्लॉय एक ही बॉस से रिसीव कर रहे हैं ऑर्डर। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय एक बॉस से ऑर्डर रिसीव कर रहा है। जैसा ये मिस्टर ए है, ग्रीन जो दिख रहा है मिस्टर ए, ये एक ही इंसान से ऑर्डर रिसीव कर रहा है। ये मिस्टर बी, ये भी एक ही इंसान से ऑर्डर रिसीव कर रहा है ना। मिस्टर ए 2 लोगों से ऑर्डर रिसीव नहीं कर रहा है। यहां पे आप देखिए यहां पे 2 डिफरेंट बॉस है और ये मिस्टर ए ये 2 बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि एग्जैक्टली उसको किसको फॉलो करना है। मिस्टर मतलब जो 2 बॉस है उसमें से किसे फॉलो करना है। तो ये क्योस क्रिएट हो जाएगा, यानी इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकता है। यानी जैसा ये जो पहला बॉस है उसने कोई काम असाइन किया मिस्टर ए को, अब दूसरे बॉस ने दूसरा काम असाइन कर दिया। अब ये दूसरे बॉस को पता नहीं था कि ये पहले बॉस ने वर्क दे के रखा हुआ है, तो यहां पे क्योस क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यही बताता है दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम अ सिंगल बॉस। हाँ, यहां पे हो सकता है कि डिफरेंट जो एम्प्लॉइज है उनका बॉस एक हो सकता है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन एक एम्प्लॉय के 2 बॉस नहीं हो सकते। 3 एम्प्लॉय का एक बॉस हो सकता है, लेकिन इनमें कॉमन बात क्या है कि हर एक एम्प्लॉय सिंगल पर्सन से ऑर्डर रिसीव कर रहा है, वो 2 लोगों से ऑर्डर रिसीव नहीं कर रहा है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली 1 सुपीरियर। एक सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना है। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट and solving dispute among people in organization. It also helps in avoiding confusion. मतलब इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलती है, कंफ्यूजन नहीं होता। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव कमांड फ्रॉम more than one authority, he will get confused and will not be able to take decision about whose order should be followed. यानी इससे क्या होगा कि अगर वो 2 लोगों से ऑर्डर ले रहा है तो किसका ऑर्डर उसको फॉलो करना है उसको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा। दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ये गलत अप्रोच है ना। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड। ईच एम्प्लॉय शुड नो हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम ओनली। यानी हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसका बॉस कौन है, तो वो उससे ऑर्डर रिसीव करेगा। ये डिसिप्लिन आपको पुलिस डिपार्टमेंट में दिखेगा, ये डिसिप्लिन आपको मिलिट्री में दिखेगा, है ना। उन सबको पता रहता है कि उनकी इमीडिएट सुपीरियर कौन है, वो अपने सुपीरियर से ही ऑर्डर रिसीव करता है। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आप उसको बोल सकते हैं दैट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। अब ये एक्सटेंशन क्यों बोल रहे हैं हम, ये एक्सटेंशन एकदम सिंपल है। इनका कहना क्या है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि हर एक एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है
वो अल्टीमेटली सभी का टारगेट एक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक है ना, हर एक एम्प्लॉय उसी के लिए काम कर रहा है। देखो, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड and one plan in every organization. Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using single plan. देखो क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप में काम हो सकता है। जैसा आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो, आपको भले ही डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, लेकिन हर एक टीचर के लिए प्रिंसिपल एक ही है, कॉलेज के प्रिंसिपल एक ही है आपके पास। तो बस वही कंसेप्ट है कि एक प्लान है, उसके लिए सबको काम करना है, लेकिन हर एक काम जो पर्सन परफॉर्म कर रहा भले ही वो अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली वो पूरा असेंबल होने वाला है एक सिंगल प्लान में, है ना। तो हमारा टारगेट एक है। जैसा सिंपल सी बात है, मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा, आपके अलग अलग टीचर्स है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे, लेकिन अल्टीमेटली हम सबका जो टारगेट है वो तो एक ही है ना, कि आपको 12th में अच्छे परसेंट आने चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको ओसी पढ़ा रहा हूं तो आप ओसी में पास हो जाओ, बाकी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए या हुए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ेगा। अगर आप मेरे सब्जेक्ट में पास हो और बाकी सब्जेक्ट में फेल हो तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट फेल है। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाना, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि आप अपने बाकी के सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़े, तभी तो अपना जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा, 12th एग्जाम अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन प्लान इज देयर एंड अकॉर्डिंग टू दैट वन मेजर प्लान देयर आर सब प्लान्स, एंड इन एवरी सब प्लान every person has its own task. So everybody is performing his own task, but ultimately their direction is same. They want to achieve a common objective. Okay. Then principle of subordination of individual interest to organizational interest. देखो, ये एकदम सिंपल है। जब भी आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइडलाइन करके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देना है। बराबर है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं कि अगर कोई गेम चल रहा है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर है, तो प्लेयर अगर अपने बारे में सोचेगा तो वो गेम नहीं जीत पाएगा, उसको पूरे टीम के बारे में सोचना है, क्योंकि टीम वर्क से ही आपका जो गेम है आप जीत सकते हो, है ना। तो बस वही कंसेप्ट यहां पे है कि जब कभी भी आपका पर्सनल ओपिनियन वहां पे आता है या पर्सनल कुछ आप वहां पे अपना फायदा देखना चाहते हो, तो ये गलत बात है। आपको सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखना है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट फर्स्ट, देन योर इंटरेस्ट विल बी सेकंड। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे कि अगर आप डिसीजन मेकर हो और एक डिसीजन लेने से फायदा हो रहा है आपको और दूसरा डिसीजन लेने से फायदा हो रहा है बिजनेस को, तो आपको सेकंड डिसीजन लेना है जिससे बिजनेस को फायदा हो। आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइडलाइन कीजिए, ये उसका मतलब है ना। ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा तो उसमें सभी एम्प्लॉय भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इंडिविजुअल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को ही इंपॉर्टेंस देना है ना। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि कल आपने 10 बजे मीटिंग प्लान की है, ओके, और 10 बजे मीटिंग में जो भी लोग आने वाले थे, एम्प्लॉय आने वाले थे, उसमें से किसी एक एम्प्लॉय का कुछ काम है उसी समय पे 10 बजे पे, तो आप एक एम्प्लॉय की वजह से मीटिंग कैंसिल नहीं करेंगे। उस एम्प्लॉय का आप बोलेंगे कि आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि 10 लोग आने वाले हैं, उसमें आप एक हो, तो आप एक की वजह से 9 लोगों को अफेक्ट करने के बजाय आप खुद एडजस्ट कर लो जिससे टाइम पे मीटिंग हो जाए। तो दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यानी आपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइडलाइन किया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए। व्हाइल टेकिंग डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ अ सिंगल एम्प्लॉय। अभी जो मैं आपको समझा रहा था। Then similarly the employee should protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinated. For example, in every game the player are always thinking about winning the match as a team rather than their individual record. है ना, जब भी कोई टीम में खेलता है तो अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड की तरफ ध्यान नहीं देता उतना, वो टीम इंपॉर्टेंट होती है, पूरा टीम जीतेगा, नहीं तो अदरवाइज वो रिकॉर्ड तो उसका इंडिविजुअल क्या काम का फिर, अगर टीम ही नहीं जीत रही है ना।
देन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हमें यह बताता है कि पावर्स और अथॉरिटीज जो है ना, वो एक इंसान के पास आ जानी चाहिए, मतलब सिलेक्टेड लोगों के पास। अथॉरिटी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगी तो हर कोई खुद को बॉस समझ बैठेगा, फिर अपने अपने हिसाब से काम करेगा तो काम बिगड़ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी सेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। यानी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर 10 लोगों के पास सेम अथॉरिटी रहेंगी तो हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन अगर वही 10 लोग एक इंसान के नीचे काम कर रहे हैं, उसके हाथ में अथॉरिटी है, तो वो 10 के 10 लोग एक इंसान के हिसाब से काम करेंगे। तो ये है सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द concentration of power and authority. In some organization, this power is vested in one hand or few hand. This situation occurs in small organization. छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग तो होते नहीं है, इसलिए जनरली बॉस के पास ही पूरे पावर्स होते हैं, है ना। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पावर डिसेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर मुकेश अंबानी बोलेगा कि हर एक डिसीजन मैं खुद लूंगा, है ना, यानी ऑफिस में पेन खरीदना है तो मुझसे पूछ के खरीदो, अगर मुकेश अंबानी ऐसा बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। यानी 1-2 रुपए का पेन खरीदना है तो उसके लिए भी आप मुकेश अंबानी से परमिशन लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है। लेकिन छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉस है, उसके हाथ के नीचे 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो बॉस बोल सकता है कि यार जो भी करना है मुझसे पूछ के करो, 5 ही तो लोग है ना, वो हैंडल कर सकता है ना। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। Then, according to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. बराबर है। यानी बॉस को भी पता है कि छोटी छोटी बातें उससे पूछने की जरूरत नहीं है, तो वो पहले से बता के रखेगा कि कौन सा काम मुझसे पूछ के करना और कौन सा नहीं। तो वो कुछ अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज करेगा, यानी स्प्रेड कर देगा अथॉरिटी, और वो कुछ अथॉरिटी अपने पास ही रखेगा। तो यही है प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी जितना जरूरी है उतना सेंट्रलाइज करो, लेकिन जहां जरूरी नहीं है वहां पे डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है। देन प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन, ये हमें ये बताता है दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी सेटिस्फाइड और गिवन विथ प्रॉपर रेम्युनरेशन, यानी जो भी इंसान जिस तरीके का काम कर रहा है उसको उस लायक पेमेंट मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो भी खुश रहेगा और अच्छे से काम करेगा। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन, that means principle of fair remuneration. Appropriate remuneration to staff or employee is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for long span of time within the organization. सिंपल सी बात है, लोग जॉब छोड़ के क्यों जाते हैं? 2 रीजन होते हैं। एक तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट वहां पे नहीं मिलता, या तो उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही, और सैलरी ये सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि हर इंसान काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए। अगर उसको टाइम पे पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेगा, और अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो क्यों करेगा, है ना, वो तो दूसरी जगह चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, टैलेंट, है ना, जो भी पर्सन के पास है उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलना बहुत जरूरी है। वही उन्होंने यहां पे कहा है, द रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। यानी क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, कितनी सैलरी दी जाती है, उस एम्प्लॉय का नॉलेज कैसा है, कितने दिन से आपके लिए काम कर रहा है, टेन्योर यानी वही कितने दिन के लिए काम करेगा, कितने दिन से काम कर रहा है, और एक पर्टिकुलर सिटी में रहने के लिए कितना खर्चा आता है, उस हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है ना। देन तो उतनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखो ये है स्केलर चेन, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना, ये स्केलर चेन है। स्केलर चेन का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं एम्प्लॉय के, जैसे दिख रहा है ना, डी और जी, सी एन एफ, बीई, है ना, ये सेम लेवल के एम्प्लॉय है। डी और जी सेम लेवल के, सी और एफ सेम लेवल, और उन सबका बॉस है मिस्टर ए। डी के लिए बॉस है सी के लिए बॉस है बी, और बी का बॉस है ए। उसी तरह जी का बॉस है एफ का बॉस है ई, और ई का बॉस है ए। अब इन सब में कॉमन बात क्या है कि इन सभी का बॉस है मिस्टर ए। अगर मिस्टर जी को कुछ काम बताना है जो मिस्टर डी बताना चाहता है ना, तो मिस्टर डी अगर मिस्टर जी को डायरेक्टली काम बताएगा, है ना, तो मिस्टर जी अगर वो काम कर भी लेता है तो बाद में मिस्टर एफ बोलेगा कि तूने ये काम क्यों किया, तुझे किसने बताया। तो फिर मिस्टर जी बोलेगा मुझे मिस्टर डी ने बताया, तो मिस्टर एफ क्या बोलेगा उसे, मिस्टर जी को,
वो तेरा बॉस है क्या, मिस्टर डी तेरा बॉस है क्या, तूने उसके बोलने पे काम कैसे किया, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, मुझे मेरा ऊपर वाला पूछेगा यानी ई पूछेगा और ई को पूछेगा ए, तो अल्टीमेटली सबका बॉस तो ए है ना। तो प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करो, चैनल के थ्रू काम करो यानी कैसा, मिस्टर डी मिस्टर सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, फिर ए मिस्टर ई को ऑर्डर देगा, मिस्टर ई एफ को ऑर्डर देगा और मिस्टर एफ जी को ऑर्डर देगा, तो मिस्टर जी बाद में वो वर्क परफॉर्म करेगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, यानी प्रॉपर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है, हर कोई अपने अपने ऑथोरिटी के थ्रू काम करवाएगा। लेकिन कभी कभी जब वर्क अर्जेंट होता है तो गैंग प्लांक भी काम में आता है। तो गैंग प्लांक ये येलो कलर में आपको दिख रहा है, यानी मिस्टर डी मिस्टर जी को डायरेक्ट काम बता सकता है अगर अर्जेंट सिचुएशन है तो। देखिए, स्केलर चेन मींस द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल, ये है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। दिस हेल्प्स टू एंश्योर द orderly flow of information and communication. Traditionally, organization used to frame large scalar chain which is time consuming. For example, a general manager informs the decision to respective functional manager. Then functional manager will pass it to superior supervisors. The supervisor will inform to the foreman and so on. मतलब ऐसा एक चलता था कि ये उसको बताएगा वो उसको बताएगा, है ना। फिर ये कैसा था, कहीं कहीं पे ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। जैसा गवर्नमेंट ऑफिस में आप देखो काम क्यों लेट होता है, क्योंकि हर बोलते यहां से परमिशन है वहां से परमिशन है, फिर वो होगा वहां से परमिशन आएगी तब काम होगा। तो ये सब जो है लंबी प्रोसीजर में बहुत ज्यादा समय चला जाता है। तो ये सबको सॉर्ट आउट करने के लिए फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजन क्रॉस communication or direct communication is followed by various organization which is known as gangplank। फिर उसको gangplank भी कहा जाता है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज इज नेसेसरी, यानी प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है लेकिन डायरेक्ट आप कम्युनिकेट करेंगे। अब मिस्टर जी को काम करना है, मिस्टर डी बताने वाला है, फिर ये मिस्टर सी बी ए ई एफ को अगर बताएंगे तो आपको भी पता है कि कम्युनिकेशन कैसा है, इंफॉर्मेशन फिल्टर होते जाती है। मिस्टर डी जो डायरेक्ट मिस्टर जी को बता सकता है, अगर ये ऐसे जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फिल्टर होके आएंगे। फिल्टर होके आएंगे यानी समझ में आ रहा है ना, हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको कम्युनिकेट करेगा तो एक्चुअल मीनिंग उसका बदल सकता है। तो अगर यही मिस्टर डी मिस्टर जी को डायरेक्ट बताए तो वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं, बट डेफिनेटली इन सबसे परमिशन लेके ही वो बताएंगे। ओके, इन द अबव डायग्राम द कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड पी लिखा है, ठीक है ना। ये P यहां पे आपको दिखेगा नहीं, P का मतलब ये G है एक्चुअली, है ना। शुड फ्लो थ्रू प्रॉपर हायरार्की, मतलब D से G के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है P नहीं है ये G है, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ही होना चाहिए। बट टू अवॉइड डिले और इन इमरजेंसी सिचुएशन देयर विल बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज टर्म्ड एज गैंग प्लांक। उसको गैंग प्लांक कहा जाता है अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है तो। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या, अब जनरली ऑर्डर का मतलब आपको क्या समझ में आता है, किसी को कुछ काम बताने ऑर्डर नहीं, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये नहीं है, ऑर्डर देना नहीं है, ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस, है ना। हर एक चीज प्रॉपर सीक्वेंस में अगर अरेंज्ड है तो वो काम करने में आसानी होती है। आप जैसा ऑफिसेस में अगर जाएंगे ना तो हर एक को डेस्क दिया गया है कि वो कहाँ पे बैठेगा कैसे काम करेगा और उसका एक सीक्वेंस डिसाइडेड है ना। आप अपने कॉलेज में भी देख सकते हैं, क्लैरिकल स्टाफ का एक अलग ऑफिस बना हुआ है, टीचिंग स्टाफ का अलग है। क्लैरिकल वर्क एक लाइन में पूरे वहां पे विंडो बनी हुई है, लाइन से काम हो जाता है ना। तो वही इनका कहना था कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो भी काम हो रहा है अगर आप उसको प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे सीक्वेंस में तो काम आसानी से हो जाएगा, है ना। देखो, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ह्यूमन रिसोर्सेस and material should be in the right place at the right time for maximum efficiency. Human resources should be placed at right place and on right job. The principal focuses on the proper utilization of physical and human resources. समझ में आया, मतलब जिसकी जरूरत जहां पे है उसको वहां पे रखो, बराबर है। आप अपने घर में भी देखिए ना, हर एक चीज अरेंज करके रखी हुई होती है। आपके घर में वेजिटेबल्स है तो वो किचन में ही रखे हुए हैं, क्योंकि पता है कि वेजिटेबल यानी सब्जी कहां बनेगी, किचन में, तो सब्जी किचन में ही रखनी है ना, हॉल में तो रखोगे नहीं आप, सिंपल सी बात है। तो वही कंसेप्ट यहां पे है कि जो चीज की जहां जरूरत है वहां उसको रख दो, है ना। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी,
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें यह बताता है कि हमें पार्शियलिटी नहीं करनी है, ठीक है ना। पार्शियलिटी नहीं करनी, इसका मतलब क्या कि सबके साथ आपको प्रॉपर वे में डील करना है, फेयर डील, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, है ना। यानी कोई यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होंगी, वही उनका कहना है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट while dividing the work, delegating the authority, deciding the monetary terms etc. there should not be any discrimination। जो मैंने बोला ना, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय के बीच में, है ना। सबको एक जैसा ट्रीट करना है आपको। अब ऑब्वियस है, काम के हिसाब से सैलरी वगैरह डिसाइड होंगी, लेकिन वही है ना, आपने भेदभाव नहीं किया ना, जिसने अच्छा काम किया उसको वैसा सैलरी आपने दी, आपने हर एक को अपने हिसाब से काम दिया, यानी किसी के मन में ये नहीं आएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी थी ना, जैसा प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है, तो आपने सभी को बोला कि प्रमोशन होने वाला है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन रहेगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसका प्रमोशन होगा, तो आपने उन सभी को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी, तो सबको आपने एक जैसी गाइडलाइन दी। यानी यहाँ पे पार्शियलिटी तो नहीं की कि किसी एक एम्प्लॉय को अलग से बता दिया और बाकी लोगों को नहीं बताया। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, दैट everybody in the organization according to their level should be treated equally. It is also suggested that the remuneration should not depend on the department but at the level on which subordinate are working, है ना। वर्किंग के हिसाब से, यानी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, अगर वो समझ लो ग्रुप रहता है ना, ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे लेवल रहते काम के, तो ग्रुप सी का एम्प्लॉय है, तो ग्रुप सी के एम्प्लॉय को सभी को एक जैसा पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि सबका लेवल एक है ना। The employees working on the same level but in different department should be paid same wages। यानी अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं तो अलग अलग सैलरी रहेंगी, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन उनका वर्किंग लेवल सेम है, तो सबको सेम वेजेस मिलना चाहिए। दिस इक्विटी विल हेल्प अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट रिमूव हो जाएंगे, होंगी नहीं ना। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। देखो एकदम सिंपल है, अगर आप जॉब की बात करें और मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप कौन सा जॉब प्रेफर करेंगे, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, तो हर कोई क्या बोलेगा, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी काम का स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हर किसी को लगता है कि उसका जॉब स्टेबल रहे, जॉब सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय के मन में ये बात लाने में सक्सेसफुल हो गए कि दैट योर जॉब इज स्टेबल, तो वो एम्प्लॉय ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन अगर उसके मन में ये बात आ रही है कि अपना बॉस तो कभी भी नौकरी से निकाल सकता है, तो जब उसको ये पता है कि मुझे यहाँ पे लाइफ टाइम काम ही नहीं करना है, तो वो ईमानदारी से काम क्यों करेगा, नहीं करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानेगा ही नहीं। तो यही बात होती है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजमेंट शुड एश्योर देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी, मतलब उनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जो मैंने बोला ना, अपनापन, जब आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको रेगुलर काम करना है तो एक अपनापन उसके अंदर आ जाता है। इससे क्या होता है कि अपनापन अगर आ जाता है तो जो इनसिक्योरिटी है जॉब जाने की, वो आपके मन से निकल जाती है। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय एडवर्सली, मतलब वो बोला ना कि गलत तरीके से अफेक्ट करती है आपके बिजनेस को, यानी एम्प्लॉय के वर्क परफॉर्मेंस को, है ना। और जॉब सिक्योरिटी अगर मिल जाती है तो उससे वो अच्छे से काम करता है और ईमानदारी से काम करता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, है ना। अब देखो कैसा है कि हर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, तो उसको काम करने में क्या प्रॉब्लम्स है एग्जैक्टली वही बता सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यानी आपने क्या करना है, एम्प्लॉय की तरफ से इनिशिएटिव आना चाहिए काम के लिए। यानी कैसा कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करो, उनसे पूछो कि आपको काम करने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या कुछ सजेशन आपके तरफ से कि हम अपने वर्क को और अच्छे से कैसे कर सके। तो इससे क्या होगा कि वो अपने तरफ से आपको कुछ सजेशंस देंगे, और अगर सजेशन आपको अच्छे लगते हैं और आप इंप्लीमेंट करते हो तो इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इंप्रूव होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम करता है उसको प्रॉब्लम पता होता है ना कि क्या प्रॉब्लम्स है ना। जैसा मैं कुछ काम कर रहा हूं, मुझे कुछ वर्क असाइन किया गया है, तो मुझे पता है कि उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अगर ये तो बॉस को नहीं पता ना, बॉस को तो सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है कि काम अच्छा हो रहा खराब हो रहा, उसके पीछे के एफर्ट्स नहीं दिख रहे उसको, या क्या प्रॉब्लम आ रहे वो नहीं दिख रहे। लेकिन अगर वो मुझसे पूछता है कि यार सोमेश तुझे क्या प्रॉब्लम है बता, है ना, और मैं अगर अपने प्रॉब्लम्स उसको बताऊं तो वो सॉर्ट आउट करने में मुझे मदद भी कर सकते हैं। तो बस यही होता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग to do the work in an innovative way, the freedom to do
the freedom to think and work on a new idea, encourage employee to take initiative while working on given task. ना एम्प्लॉय को आप इनिशिएटिव लेने का मौका दो, उनको अपने हिसाब से काम करने का फ्रीडम दे दो, यानी वो अच्छे से काम करेंगे, है ना. दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम्ड बाय द मैनेजर इंक्लूडिंग थरो डिस्कशन ऑन दोज न्यू आइडिया. और नए नए आइडिया अगर आपके एम्प्लॉय की तरफ से आपको मिल रहे हैं तो उन नए आइडियाज पे आप काम करेंगे तो अच्छे से काम हो भी पाएगा. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. इससे आपका एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप होगा, हेल्दी और अच्छे से काम भी हो पाएगा. एंड लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स. अब ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टीम वर्क. वो ऑब्वियस है, हेनरी फेल फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, है ना. तो टीम वर्क, ये आपको भी पता है टीम वर्क. वो आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होंगी ना कि अगर मैं आपको एक लकड़ी दूं आप उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन वही बंच बना के दूं तो बंच तोड़ना मुश्किल है. टीम वर्क, कोई भी काम टीम वर्क से आता है. यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, ऐसा कहा जाता है ना. तो हेनरी फेल ने टीम वर्क पे ही एम्फोसिस किया हुआ है. देखो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, अकेले इंसान से नहीं बन सकता. जब मिलके काम करेंगे तभी वो हो पाएगा. जैसा देखो सिंपल सी बात है, मैं ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन क्लास आप सुनेंगे नहीं, है ना, तो आपको समझ में कैसे आएगा. तो कहने का मतलब ये टीम वर्क है ना. आपकी और मेरी एक टीम है, हम जब मिलके ये काम करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी आएंगी, आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ. बस वही बात यहाँ पे भी होती है. जब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, तो वहां पे क्या करना है, आपको मिलके काम करना है. और मिलके काम करेंगे तो काम अच्छे से हो पाएगा. पुराने लोग बोलते थे ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, है ना. तो बस वही कंसेप्ट है. स्पिरिट द कॉज मीन्स यूनिटी, यूनियन इज द स्ट्रेंथ. रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेस आर द वैल्यूएबल असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएबल असेट है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. इफ ऑल एम्प्लॉय आर वर्किंग एज अ यूनियन and with mutual trust the difficulties can be solved quickly. Therefore as a leader, manager should create a spirit of teamwork and understanding among employee to achieve organizational goal easily. यानी क्या होता है कि आप मिलके काम करेंगे तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, आपस में भरोसा बन जाता है ना. आप टीम लीडर पे अपने भरोसा करना शुरू कर देते हो. तो इससे क्या होता है कि जब टीम बन जाती है तो आप प्रॉब्लम अच्छे से समझ जाते हो अपने एम्प्लॉय के, और आप अपने एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हो तो वो आपको सॉल्यूशन भी दे सकते हैं. तो आप अच्छे से मिलके काम कर सकते हो. तो ये टीम वर्क आना बहुत जरूरी है. तो ये थे हेनरी फेल के प्रिंसिपल्स. अबव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेल आर वेरी यूजफुल टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली. यानी आपको अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली रन करना है ना, और इफेक्टिवली रन करना है, तो ये 14 प्रिंसिपल अगर आप यूज करते हो तो आप प्रॉपर वे में इसको अप्लाई भी कर पाएंगे अपने बिजनेस में, और इससे आपके बिजनेस का टर्नओवर भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा. ठीक है. तो ये थे हेनरी फेल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. जैसा हेनरी फेल ने प्रिंसिपल दिए उसी तरह FW टेलर ने भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा अलग था, उनका साइंटिफिक अप्रोच था, है ना. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.